तो आज के इस चैप्टर में हम प्रोग्रामिंग की प्लानिंग कैसे करते हैं वो मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोग्राम बनाने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है और क्या क्या उसके लिए प्लान करना होता है। यू जी जी। मस्ट प्रिपेयर टू क्रिएट ए प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम बनाने से पहले ये सब चीजें तैयार होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या है। और ये प्रोग्राम लेवल ये मान के चलो कि जिसको कुछ नहीं आता है वहां से चालू करना है, तो उसके लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फॉर द फर्स्ट जी व्यू सर। टू प्रोग्राम यू राइट। जब आप शुरू में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, you will have trouble enough remembering the various CNC word। आपको मतलब सीएनसी के जो कोड है वो भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। रिमेम्बरिंग हाउ टू स्ट्रक्चर द प्रोग्राम करेक्टली, मतलब प्रोग्राम को कैसे बनाना है वो भी याद नहीं रहता, क्योंकि आदमी पढ़ता है जब एक्चुअल में काम करने बैठता है तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, और ये जनरल होता है। यू विल हैव ट्रबल गेटिंग फेमिलियर विद द इंटायर प्रोग्रामिंग प्रोसेस। तो इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ, रास्ता बताता हूँ, जिससे आपको इजी वे में आपको याद रहे चीजें और वो सडनली आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आए। द टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग इज इन्फिनिटली मोर कॉम्प्लिकेटेड। इतना आसान नहीं होता है इफ यू आर नॉट ट्रूली प्रिपेयर टू राइट द प्रोग्राम इन द फर्स्ट प्लेस। अगर प्रोग्राम बनाने से पहले अपने सारी चीजें एक साथ अगर प्लान नहीं किया है तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। इसका फंडा ये कहता है कि प्रिपरेशन एंड टाइम, जिस चीज की आप तैयारी करते हो और उसका टाइम कितना लगता है, वो दोनों का कोरिलेट करते हैं, तो सीएनसी मशीन टाइम इज मच मोर एक्सपेंसिव देन योर टाइम। जो प्रोग्रामर आपका प्रोग्रामिंग करता है वो तो आगे पीछे दिन रात कभी भी कर सकता है, उसका टाइम अलग है। लेकिन जो मशीन आइडल खड़ी रहती है वो नॉन रिकवेबल टाइम है, उस टाइम को हम रिकवर नहीं कर सकते जितनी देर हमारी मशीन खड़ी है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर वेस्टिंग प्रिसाइज मशीन टाइम फॉर समथिंग एज अवॉइडेबल एज ए लैक ऑफ प्रिपरेशन। प्रोग्राम का तैयारी करने की चीजें हम कई बार मिस कर जाते हैं। जब हम प्रोग्राम करने बैठते तब याद आता है यार इसका तो हमने कोऑर्डिनेट ही नहीं निकाला, फिर खड़े होकर अपने लैपटॉप से या कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो वो चीजें नहीं करने का। प्रिपरेशन एंड सेफ्टी, ये सीएनसी मशीनिंग सेंटर, ये आप ये मत समझो मशीनिंग और टर्निंग को, ये प्रोग्रामिंग का बेसिक फंडा है। ये सीएनसी मशीनिंग सेंटर विल फॉलो ए सीएनसी प्रोग्राम इज इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली। हम प्रोग्राम में क्या लिखने जा रहे हैं, प्रोग्राम में हम वो लिखने जा रहे हैं जो मशीन से हमें करवाना है, हम उसको वो आदेश देंगे। लेकिन वो आदेश क्या देना है वो हमें पता होना चाहिए। while the CNC may display an alarm if it is it cannot recognize a given command। कई बार क्या होता है कि कमांड हमने कुछ दिया और मशीन अलार्म दे दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो while the CNC may display an alarm if it is cannot recognize a given command। जो कमांड हम दे रहे हैं उसको मशीन रीड कर रही है नहीं कर रही, अलार्म भी दे सकती है। इट विल गिव एब्सोल्युटली नो स्पेशल कंसिडरेशन टू मोशन मिस्टेक। मशीन का जो मोशन है उसके लिए कोई स्पेशल कोई मशीन चेक नहीं करेगी कि हमने मोशन मशीन में क्या डाला है, क्योंकि मशीन में हम खाली कमांड डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करके डालते हैं, नहीं कि मशीन कैलकुलेट करती है। इट विल गिव एब्सोल्युटली नो स्पेस कंसिडरेशन स्पेशल कंसिडरेशन टू मूव मिस्टेक। Indeed, a CNC cannot detect most motion mistake। मशीन उसको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि मशीन में हमने G01 अगर माइनस में करके कुछ वैल्यू लिखी है तो माइनस में जाएगी, मशीन को नहीं पता है कंपोनेंट आपका किधर है या नहीं है। The level of program encountered because of motion mistake range from minor और catastrophic। प्लान क्या करना है उसके लिए, कोई भी प्रोग्राम बनाने से प्रोग्राम क्या करना है, ऑपरेशन के लिए क्या ऑपरेशन हमें करना है। द सीक्वेंस ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन यूज टू मशीन द वर्क पीस विल हैव ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसके लिए जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, चाहे ड्रिलिंग टैपिंग रिमिंग या आपका कोई टर्निंग है, स्टेप टर्निंग थ्रेडिंग है, वो इंपॉर्टेंट करता है आपका प्रोसेस पे। मशीन तो वर्क करेगी लेकिन मशीन में वर्क क्या कराना है, वो प्रोसेस हमने क्या सेलेक्ट किया है और क्या हम उसको कमांड दे रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। इफ द प्रोसेस इज करेक्ट,
अगर आपका प्रोसेस सही है, सपोज करो आपने पहले रफ कट लगाया, देन उसके बाद फिर एक सेमी फिनिश कट लगाया, फिर फिनिश कट लगाया, अगर ये प्रोसेस आपने सही फॉलो किया तो कंपोनेंट आपका फर्स्ट टाइम राइट बनेगा, इंस्पेक्शन में पास होगा। इफ द प्रोसेस इज पुअर, अगर प्रोसेस गलत है, द वर्क पीस विल नॉट बी मशीन करेक्टली नो मैटर हाउ वेल द प्रोग्राम इज रिटन। प्रोग्राम कितनी अच्छे तरीके से लिखा, अगर आपने प्रोसेस सही सिलेक्ट नहीं किया है तो आपका प्रोग्रामिंग बेकार है। तो इसलिए आपको प्रोसेस भी जानना जरूरी है इसमें। If you are new to developing a sequence of machining operation, you should seek help whenever there is a question as to whatever your plant machine process will work. अगर आप नई डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसको सीक्वेंस, मशीनिंग का जो सीक्वेंस है उसको समझना है, नहीं है तो उसको मतलब कहीं ना कहीं से आपको पढ़ना है। यू शुड सीक हेल्प, किसी की मदद लेनी है। देयर इज नो क्वेश्चन एज टू व्हाट एवर यू प्लान मशीनिंग प्रोसेस इट वर्क। इसके लिए एक फॉर्मेट आपको रेफर करना है जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपकी काफी हेल्प मिलेगी। ये बेसिक आप प्रोग्राम लिखने जाते हो उससे पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। किस फॉर्म में होगा, आपका सीक्वेंस नंबर, उसके बाद ऑपरेशन क्या करने वाले हो, ऑपरेशन की डिटेल्स, देन उसके बाद उस ऑपरेशन के लिए क्या टूल सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल आपने CNMG इंसर्ट यूज किया, CNMG 120/408, ग्रेड कौन सा है, और फिर उसके बाद होल्डर DCLN होल्डर 5 डिग्री अप्रोच एंगल के साथ, राइट हैंड का 25x25 का स्क्वायर और 150 मिलीमीटर लंबा। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी। आपने ये लॉन्ग टर्म चीज चलती है, वन टाइम नहीं चलती है, क्योंकि जो आदमी प्रोग्राम करता है उसके दिमाग में सारी चीजें कंसिडरेशन में रख के करता है, न कि आप खाली आपकी लाइन लिखने से होगा। फेसिंग रफ का स्टेशन कौन सा है, 1 नंबर स्टेशन पे लगाया, उसके लिए आरपीएम क्या कंसीडर किए हैं आपने, फीड कितनी चलानी है और कौन सा साइकिल यूज करना है। तो अगर ये आप डिसाइड करते हो पहले ऑफलाइन, न कि मशीन पे खड़े होके, अगर ऑफलाइन डिसाइड करते हो तो आप ठंडे दिमाग से सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे सेकंड नंबर पे ऑपरेशन कौन सा है, ऑडी टर्निंग ऑपरेशन है, इंसर्ट कौन सी है, सेम इंसर्ट है तो सेम टूल नंबर वहां पे लिखो, कौन से स्टेशन पे लगाना है, 1 पे 2 पे, अगर सेम टूल का आप अप्लाई कर रहे हो तो टूल नंबर स्टेशन सेम रखो। इसी टूल से आपने फेसिंग भी किया है और ऑडी टर्निंग भी किया है। देन उसके बाद आरपीएम, फीड और साइकिल, साइकिल अलग हो गया तो आपका ब्लॉक नंबर अलग हो गया। जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपको इस तरह का टर्निंग बनाने से पहले, प्रोग्राम बनाने से पहले ये इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। डेवलपिंग द कटिंग कंडीशन, प्रोग्राम लिखे जाने से पहले प्रोग्राम में उपयोग किए जाने वाले सभी कटिंग टूल के लिए कटिंग की स्थिति निर्धारित की जानी चाहिए। कटिंग की स्थिति मतलब कटिंग कैसे करनी है। प्रत्येक कटिंग टूल को आरपीएम में एक स्पिंडल स्पीड और फीड पर मिनट में एक फीड रेट की आवश्यकता होती है। कोई भी टूल जब कट करेगा तो उसके लिए डिजायर्ड आरपीएम होगा और देन उसके बाद फीड होगी। रफ टूल के लिए रफ मिलिंग कटर और रफ बोरिंग बार की तरह आपको टूल के लिए डेप्थ ऑफ कट भी निर्धारित करना होगा। साथ ही फिनिशिंग टूल के लिए आपको कितना फिनिश स्टॉक छोड़ेंगे यह भी जरूरी है। आपको यह भी निर्धारित करना चाहिए कि कूलेंट का उपयोग करना या नहीं, यदि हाँ तो किस तरह का बहाव, मतलब किस तरह का फ्लो होना चाहिए, एक्सटर्नल कूलेंट होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, या एयर होनी चाहिए, या मिस्ट कूलेंट होना चाहिए। टूल के माध्यम से, टूल के द्वारा, जो अंदर से टूल के थ्रू कूलेंट बोलते हैं जिसको, टूल के अंदर से आता है वो वाला, और उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए। देन उसके बाद कंपाउंड पे और कटिंग टूल का मेटल के आधार पर उसका प्रेशर कितना रखना है। मशीनिंग प्रोग्राम के सीक्वेंस को विकसित करने के दौरान प्रोग्राम में आवश्यक कटिंग कंडीशन के साथ में मदद मिलती है, इससे पहले कि आप प्रोग्राम लिखें। ये आपको प्रोग्रामिंग करते समय आपके विचारधारा से बाहर निकालने से बचाएगा। ऊपर की तरह एक मशीनिंग प्रक्रिया प्लानिंग फॉर्म का उपयोग करके, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया है, उस फॉर्मेट को यूज करके आप प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक फीड स्पीड का डॉक्यूमेंटेशन कर पाएंगे। उपयुक्त होने पर अगर जरूरत पड़ती है तो कटिंग टूल निर्माता यह भी निर्दिष्ट करेंगे कि आपको कूलेंट का उपयोग करना है चाहिए या नहीं। साथ ही किसी रफिंग टूल के लिए डेप्थ ऑफ कट की क्षमता कितनी है, क्योंकि कोई भी टूल जब हम लगाते हैं तो उस टूल की इटसेल्फ अपनी कोई कैपेसिटी होती है, तो वो भी नॉन होना चाहिए उस टूल को। ऐसा नहीं कि टूल की इंसर्ट हमने
6 mm की लगाई और उससे 8 mm कट लगा रहे हैं, 6 का 6 पूरा लगा रहे हैं, वो रॉन्ग होता है, ऐसे नहीं करने का। कुछ मामले में वो इस बारे में सिफारिश भी देते हैं कि कटिंग टूल को कैसे काम करना चाहिए। कटिंग टूल मैन्युफैक्चरर बताता है कि टूल को किस स्पीड पे चलाना है, किस आरपीएम पे चलाना है, कितनी डेप्थ ऑफ कट रखनी है, किस डायरेक्शन में कट करना। मशीनिंग सेंटर प्रोग्राम के लिए आपको निश्चित रूप से आरपीएम में स्पीड की कैलकुलेशन करनी पड़ती है और एमएम फीड एमएम में, क्योंकि मशीनिंग के अंदर क्या होता है, आपको कटर डाया के अकॉर्डिंग आपको आरपीएम निकालने होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्या देता है आपको, कटिंग स्पीड देता है वीसी, न कि आरपीएम। आरपीएम जैसे सपोज करो एक इंसर्ट है, कोई भी एक इंसर्ट लगा लो, एसडीएमटी इंसर्ट है, एसएनकेटी है, या कोई भी और तरह के इंसर्ट है। इंसर्ट एक आपकी 80 डाई के कटर में भी हो सकती है, 100 के डाई में कटर में हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 250 मल्टीपल कटर में किसी में भी लगा सकते हैं, वो सेम इंसर्ट। तो सेम इंसर्ट के लिए आपके क्या चेंज होते हैं, आपके आरपीएम चेंज होते हैं, जबकि कटिंग स्पीड फिक्स रहती है। तो हमें आरपीएम उस कटर के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करने होते हैं, और जो आरपीएम जब हमारे निकल जाते हैं उसके बाद पर टूथ फीड रिकमेंडेशन होती है कि इंसर्ट इतनी फीड को बियर कर सकता है, इतनी फीड पे चल सकता है। तो वो फीड हमें आरपीएम इंटू फीड पर टूथ इंटू नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट करके टेबल फीड आ जाती है। आरपीएम के लिए आपको कटिंग स्पीड और कटिंग टूल डायमीटर में रिकमेंडेड कटिंग स्पीड पता होना चाहिए। एमएम फीड रेट के लिए आपको आरपीएम और एमपीआर मोशन पर रेवोल्यूशन फीड रेट पता होना चाहिए। ये जस्ट एक फॉर्मेट है जो और एडिशनल आपको एक वो पहले वाला था, एक सेटअप के काम आता है। ये चीज आपको प्रोग्राम करने के लिए और ये सेटअप के लिए। सेटअप में क्या आएगा आपका, किस सीक्वेंस नंबर के लिए कौन सा टूल अप्लाई किया, उसका ऑफसेट नंबर क्या है, इंसर्ट कौन सी है, और उस सेटअप की फोटो भी लगानी है। अगर आपको पता है कि ये टूल को ऐसे बांधना है और ये वाला कट लगाना है, तो मार्क लगा के हमें फोटो भी लगा सकते हो, ताकि जिसने प्रोग्राम बनाया है वो डॉक्यूमेंट लास्ट तक ऑपरेटर उसको यूज करे। डूइंग द मैथ, प्रोग्राम को लिखने के लिए कितना गणित आवश्यक है, ये निर्धारित करने के लिए वर्क पीस इंजीनियरिंग ड्राइंग पर डायमेंशन का वर्णन किया गया है। मतलब ड्राइंग के अंदर जो डायमेंशन दी गई है, क्या वो ड्राइंग की डायमेंशन डायरेक्ट प्रोग्राम में डाल सकते हैं? किसी केस में डाल सकते, किसी में नहीं डाल सकते। जहाँ पे नहीं डाल सकते वहां हमें कैलकुलेट करना होता है। अगर ये चीज हम मशीन पे खड़े होकर कैलकुलेट करते हैं तो हमसे मिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप इसको ड्राइंग पे स्टडी करके कैलकुलेट करो कि हमें कितना स्टॉक छोड़ना है फिनिशिंग के लिए। प्रगतिशील कंपनियों में, जहां पे मतलब आप ये मान लो जो आपकी एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, डिजाइनर इंजीनियर डेटम सरफेस डायमेंशन तकनीक का उपयोग करते हैं, जो एक डेटम से सभी डायमेंशन देते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग बोलते हैं। जब डेटम सरफेस डायमेंशन का उपयोग किया जाता है तो प्रिंट पर प्रत्येक डायमेंशन प्रत्येक एक्सिस डेटम सरफेस में एक सरफेस से निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब एक किसी पॉइंट से दिया गया होता है। यह एक प्रोग्राम लिखने के लिए आवश्यक गणित की मात्रा को काफी कम कर देता है, लेकिन सारी ड्राइंग ऐसी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको लिखा हुआ है, ये किसी ने डायमीटर लिखा है। अभी आपको जहां भी हमारी लाइन ब्रेक होती है, हमें उस पॉइंट का वैल्यू पता होना चाहिए एब्सोल्यूट के अंदर, जहां पे हमने जीरो किया है। प्रोग्राम का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन चल रही है, अगर उस स्ट्रेट लाइन से हमें कहीं मुड़ना है, आइधर या तो कहीं का ब्रेक लेना है, जैसे लेफ्ट जाना, राइट जाना है, या आपको कहीं एंगल में जाना है, या कहीं रेडियस में घूमना है, तो उस पॉइंट की हमें वैल्यू चाहिए होती, तभी हम वहां से उसको घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट का यही जरूरत पड़ती है कि जहां पे हमारा लाइन ब्रेक हो रहा है या लाइन मूव हो रहा है, उस वाले पॉइंट की वैल्यू हमें नोन होनी चाहिए। अभी जैसे आपको ये पूरा दिख रहा है ग्राफ, एक हमने एग्जांपल दिया है, इसके अंदर हमने जीरो यहाँ पे माना है, और पहला पॉइंट ये है, सेकंड वाला पॉइंट ये है, थर्ड वाला, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 पॉइंट है हमारे, जहां से हमारी मूवमेंट चेंज हो रही है। तो जस्ट एक फिनिशिंग का साइज हो गया इस कंपोनेंट को बनाने के लिए, तो हर एक पॉइंट की वैल्यू होगी। अभी जैसे मैं एग्जांपल इसकी बताऊं तो इस तरह के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे। पोजीशन 1 के अंदर आपको क्या निकालना है, x20। x20 मतलब डायमीटर 20 रहेगा, और आपका z 0 है। 2 नंबर पॉइंट पे x फिर 20 है और आपका z -10 है।
ऐसे 3 नंबर पॉइंट पे क्या करेंगे, आपका जेड सेम है, एक्स की वैल्यू बढ़ गया, मतलब डाया 40 हो गया तो हम x40 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 नंबर पॉइंट फिर आगे सीधा गया है, सीधा गया तो हमारा एक्स वही सेम है और z-20 इसी जीरो से। 5 नंबर पे जब जाएंगे तो फेस करता हुआ ऊपर जाएगा टूल और वहां पे शार्ट डाया बनाएगा सेम जेड पे। तो फिर उसके बाद 6 नंबर पे हम क्या करेंगे, वो जो डायमीटर बना हुआ उसी को आगे टर्न करेंगे और -30 मिलीमीटर तक जाएंगे। तो इस तरह की हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने की जरूरत होती है, जो हमें इस प्रोग्राम बनाने में हेल्प करेगा ड्राइंग देख के। तो हो सकता है आपका फिनिश पार्ट की ड्राइंग कुछ और कहती हो और हमें जो बनाना है वो अलग हो। तो जो बनाना है उसकी कैलकुलेशन हमें इस हिसाब से करनी होती है। तो जस्ट एक ये कोऑर्डिनेट निकालने का मैथ का फंडा है कि मैथ की कहाँ जरूरत पड़ती है। अभी आता है इसको प्लान द वर्क होल्डिंग सेटअप। अभी आपने जो प्रोग्राम किया है उसको होल्डिंग कैसे करना है जॉब को, ये कई मेथड है उसको होल्डिंग करने के। आप डॉग के द्वारा उसको रोटेट में बांध सकते हैं जॉब में, जो बिटवीन सेंटर काम करता है। चक में बांध के काम कर सकते हैं, 3 जो चक हो सकता है, 4 जो चक हो सकता है। फेस प्लेट पे लगा सकते हैं अगर कोई अलग एनीवन शेप का है। कोलेट के अंदर यूज कर सकते हैं अगर छोटे डाया का कोई कंपोनेंट है तो इस तरह की होल्डिंग किस तरह की, ये भी हमें सेटअप के अंदर नॉन होनी चाहिए। आमतौर पर मशीनिंग के दौरान कंपोनेंट को रखने के लिए आवश्यक वर्क होल्डिंग सेटअप विकसित करने के लिए जिम्मेदार होता है प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम करेगा वही डिसाइड करेगा कि कंपोनेंट कहाँ रखना है, क्योंकि प्रोग्राम उसने कहाँ से जीरो लेके बनाया है वो वही के लिए फाइनल करता है। ऐसा नहीं कि पिक्चर किसी और ने बनाया और प्रोग्राम कोई और बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का मैच होना जरूरी है। यहाँ तक कि सरल कार्य जब सिंपल कोई कंपोनेंट को होल्ड करते हैं तो आपको एक ड्राइंग या स्केच बनाना चाहिए जो दर्शाता है कि सेटअप कैसे बनाया गया जाना है। अगर सिंपल वाई से भी पकड़ रहे हो तो वहां पे कंपोनेंट बता होना चाहिए कि कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लगाना है। आपने प्रोग्राम कुछ और बनाया, कंपाउंड किसी ने गलत लगा दिया तो उसकी शेप गलत हो जाएगी। अधिकांश कंपनियां सेटअप सीट का उपयोग सेटअप करने वाले व्यक्ति को यह सब कुछ समझाने में मदद करने के लिए करती है जो उन्हें इस बारे में जानना चाहिए कि किसी दिए गए सेटअप को कैसे बनाया जाना चाहिए। क्या होता है कि जैसे प्रोग्राम बने हुए हैं आपकी सीट के अंदर बहुत सारे, तो उस प्रोग्राम को जो बनाया है, फिक्चर आपका उतरा हुआ तो फिक्चर लगाते समय ये ध्यान होना चाहिए फिक्चर हमारा किस डायरेक्शन में लगेगा। ये जॉब को चक में पकड़ना तो कितनी गहराई तक कंपाउंड अंदर जाएगा। ऐसा ना हो कि जॉब को हम ज्यादा अंदर ले जाए और टूल हमारा चक के अंदर हिट कर जाए। तो वो हमारा सेटअप सीट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब भी सेटअप लगेगा तो प्रोग्राम वही चलेगा, लेकिन वो पता होना चाहिए कि कैसे कितनी गहराई तक हमारा कट करेगा। अधिकांश सेटअप सीट में सेटअप का एक स्केच संभवतः एक बार सेटअप का एक फोटोग्राफ भी बना होता है। जैसे आपने सेटअप लगाया हुआ है तो उसका फोटो खींच के रख लो, या फिर आप उसका स्केच बना के रखो कि प्रोग्राम का जीरो कहाँ पे है। कटिंग टूल की लिस्ट के हिसाब से कंपाउंड की सूची बनाएं और सामान्यतः कंपाउंड बनाने के लिए आवश्यक कई अन्य निर्देश नीचे दिया गया आंकड़ों का एक यूनिवर्सल सेटअप का सीट का एक उदाहरण दिखता है। हमें इसे एक यूनिवर्सल सेटअप सीट कहते हैं क्योंकि इस फॉर्म का उपयोग किसी दिए गए सीएनसी मशीन टूल पर किए गए सभी सेटअप के लिए किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरीके का। ये एक फॉर्मेट है, जो मैंने ऊपर बनाया था सेम वैसा ही है। ऐसा सेटअप सीट बना सकते हो। जो सेटअप सीट है आपको जब एक जगह से कंपोनेंट हट जाता है, क्योंकि रेगुलर तो कोई चीज चलती नहीं है, बैच में अगर चलना है तो 15 दिन बाद अगर सेटअप फिर दोबारा लगाना है तो या तो वो जिसने लगाया है वही लगाएगा, अगर वो बंदा उस शिफ्ट में नहीं है तो कौन लगाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू मिलती है। ये था आपका चैप्टर। अगर इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।